चलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस का क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या उन पे कंट्रोल्स लगाएंगे, वो सारी बातें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। कोई भी जो कंट्रोल्स लगाते हो आप कोई भी सिस्टम पे, वो 3 लेवल्स पे चेक होते हैं कंट्रोल। एक तो मास्टर पे, मास्टर लेवल पे चेक होंगे, ट्रांजैक्शन लेवल पे कंट्रोल्स चेक होंगे, और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस लेवल पे आप अपने कंट्रोल्स को चेक करते हैं। तो जब भी अपन कंट्रोल्स लगाते हैं तो वो 3 लेवल्स पे चेक होते हैं अपने कंट्रोल्स। कौन से 3 लेवल्स हैं अपने? मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। अपन इनके बारे में डिटेल में वैसे तो पढ़ चुके कि क्या होते हैं मास्टर्स, क्या होते हैं ट्रांजेक्शन्स और क्या होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। वापस से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फटाफट रिविजन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब सॉफ्टवेयर कैसे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे सेटअप किया जाता है यूज करने के लिए। सॉफ्टवेयर को कैसे आप सेटअप करोगे फॉर द यूज में लेने के लिए सॉफ्टवेयर को कैसे सेटअप करोगे, उसको अपन कॉन्फ़िगरेशंस कह देते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल्ड होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? आप उस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पैरामीटर्स को सेट करते हैं। पैरामीटर्स को सेट करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो पहला काम होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन करना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके बहुत सारे पैरामीटर्स को सेट किया जाता है। जो ये पैरामीटर सेट करते हो एज पर द पॉलिसी, जो भी आपके पॉलिसीज हैं, जो भी आपके बिजनेस प्रोसेस के रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को सेट किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि किस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा सॉफ्टवेयर, एंड क्या क्या मेन्यू ऑप्शंस आपको दिखेंगे, क्या क्या मेन्यू ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन में बताया जाता है। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में पहले मेन्यूज क्या क्या दिख रहे हैं आपको? स्टेटस का मेन्यू दिख रहा है, एक चैट का दिख रहा है, एक आपको कॉल का ऑप्शन दिख रहा है। तो उनके पैरामीटर्स वहाँ पे सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर किस तरीके से कैसे काम करेगा, क्या क्या मेन्यू ऑप्शंस दिखेंगे, ये सारी बातें कहाँ बताई जाती हैं? कॉन्फ़िगरेशन में बताई जाती हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स ये सेम है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल लाइक यूजर एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। कब यूजर को एक्टिवेट करना है, किस तरीके से यूजर को एक्टिवेट करना, किस तरीके से किसी यूजर को डीएक्टिवेट करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हो। यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेज, कौन किस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, किसको कितनी प्रिविलेज दी गई है। पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड कहाँ पे कैसे क्या स्टोर करोगे आप, कौन सी चीज़ का क्या पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आप मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मास्टर्स। मास्टर्स मास्टर्स का मतलब क्या होता है? मास्टर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने सेटअप कर दिया, उसके जो मॉड्यूल्स हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर के मॉड्यूल्स के पैरामीटर्स को सेट करना। सॉफ्टवेयर के अंदर के जो मॉड्यूल्स हैं उसके पैरामीटर को सेट करना, दैट इज नोन एज मास्टर्स। जैसे कि आप लोग एक साथ 30 इमेजेस भेज सकते हैं। आपने मेन्यू तो दिखा दिया कि आप इमेजेस को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, पर पैरामीटर उसका मॉड्यूल है कि इमेज शेयरिंग, उसका मॉड्यूल है इमेज शेयरिंग। उस इमेज शेयरिंग में अपन पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि मैं कितनी इमेजेस एक साथ शेयर कर सकती हूँ, 30। मैं कितने लोगों को इमेज शेयर कर सकती हूँ, एक साथ मैं 5 लोगों को इमेज शेयर कर सकती हूँ। तो सॉफ्टवेयर के अंदर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके पैरामीटर्स को मास्टर्स में सेट किया जाता है। मास्टर्स जो होते हैं वो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर के उसके पैरामीटर्स को अपन ने सेट कर दिए, पैरामीटर्स को सेट कर दिए, और उनको मास्टर है तो चेंजेस तो कर सकते हैं बट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं कर सकते। मास्टर डेटा होता है, उनको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। जब रिक्वायरमेंट आएगी तभी चेंजेस करोगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको चेंजेस नहीं करते हैं। मास्टर्स को फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं किया जा सकता। एक बार मास्टर डेटा बन गया, फिर कोई प्रोसीजर या कोई रूल में आपका चेंज हो, आप 30 की जगह आप 40 इमेज भेज सकते हो, तो आप उसको चेंज करोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आप उन चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है। देन मास्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मास्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक है कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर में आपने लिमिट लगा रखी है, क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर रखी है कि एक कस्टमर को अपन 20,000 तक का उधारी में सामान दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते।
कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो सबसे पहले उसकी क्रेडिट लिमिट चेक होगी कि क्या लिमिट के अंदर है, क्या वो सामान जो मंगवा रहा है, ऑर्डर जो मंगवा रहा है, अगर लिमिट के अंदर है तो उस कस्टमर के लिए इनवॉइस जनरेट कर देंगे कि ठीक है हम आपको वो सामान अभी बेच सकते हैं, आपकी उधारी लिमिट के अंदर है। अगर वो लिमिट के अंदर नहीं है तो उसको होल्ड पे रख देंगे ऑर्डर को कि अभी हम आपका इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते, अभी हम आपका ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर सकते। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं मास्टर्स के, जैसे कि वेंडर मास्टर। वेंडर जो सामान हमें बेचता है, वेंडर मास्टर, उसमें अपन उसका क्रेडिट पीरियड, वेंडर का बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी बातें लिखी हुई रहेंगी। देन कस्टमर मास्टर, जो कस्टमर्स मेंटेन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि उनकी क्रेडिट लिमिट, बिल टू एड्रेस, कहाँ पे उनका एड्रेस क्या है, शिप टू एड्रेस, शिपिंग का एड्रेस क्या है, बिलिंग का एड्रेस क्या है। मटेरियल मास्टर, जो आप मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स काम में लेते हैं उनका मास्टर मेंटेन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम में कर रहे हैं उनका मास्टर मेंटेन किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लेना। तो मास्टर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके पैरामीटर्स को मास्टर्स की हेल्प से सेट किया जाता है। देन थर्ड है दैट इज ट्रांजेक्शन। थर्ड है क्या है, ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप मेन्यूज और फंक्शंस की हेल्प से जो एक्चुअल काम आप करते हो उसी को आप ट्रांजेक्शन कह देते हो। व्हाट्सएप पे एक्चुअली इमेज भेज रहे हो उसको ट्रांजेक्शन कहेंगे। व्हाट्सएप पे एक्चुअली किसी से चैट कर रहे हो, एक्चुअली किसी को कॉल कर रहे हो, उस चीज़ को अपन क्या कह देते हैं, ट्रांजेक्शन कह देते हैं। बहुत सारे तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स का ट्रांजेक्शन हो सकता है, परचेज, दिन में आप सेल्स कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसके ट्रांजेक्शन मेंटेन किए जा सकते हैं। पेमेंट ट्रांजेक्शन, किसने पेमेंट कर दिया, किसका बाकी है, कितना बाकी है, किसना कितनी बार पेमेंट करना है, एंड सो ऑन। तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करते हैं मेन्यूज और फंक्शंस को यूटिलाइज कर उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने तीन चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली, कंट्रोल्स तीन लेवल्स पे चेक किए जाते हैं। कौन से लेवल्स है, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सॉफ्टवेयर सेटअप हो गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर के जो पैरामीटर्स आप सेट करते हो उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कि ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप मेरे इमेजेस को भी एक्सेस कर सकता है, व्हाट्सअप मेरे कॉन्टैक्ट को भी एक्सेस कर सकता है, व्हाट्सअप मेरी गैलरी को भी एक्सेस कर सकता है। तो इंस्टॉल होने के बाद जो पहला काम आप करते हैं उसके पैरामीटर्स को सेट करना, उसको कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। कि उसमें क्या क्या मेन्यूज, क्या क्या ऑप्शंस दिखेंगे, ये अपन कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करते हैं। जैसे कि यूजर एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, यूजर एक्सेस प्रिविलेज, पासवर्ड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। मास्टर्स का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं उनके पैरामीटर्स को डिसाइड करना, उनके पैरामीटर्स को सेटअप करना, उसको मास्टर्स कहते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे एक साथ कितनी इमेजेस भेज सकते हो, 30 इमेजेस। कितने लोगों को भेज सकते हो, 5 पीपल को एक साथ कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मास्टर्स जो है वो इंस्टॉलेशन, जब सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हुआ तब मास्टर्स के पैरामीटर्स को सेट कर देते हैं। इनको चेंज कर सकते हैं बट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, जैसे जैसे आपके रूल्स चेंज होंगे उनके अकॉर्डिंग उनको चेंजेस किया जा सकता है। जैसे कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, मटीरियल मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, बहुत सारे तरीके के मास्टर्स मेंटेन किए जा सकते हैं। ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, जो भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेन्यूज एंड फंक्शंस, जो एक्चुअल काम आप कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह इमेज भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई कॉन्टैक्ट भेज रहे हैं, उसको अपन ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि सेल्स का ट्रांजेक्शन हो सकता है, परचेज का, स्टॉक ट्रांसफर का, पेमेंट का, एक्सेट्रा। तो 3 लेवल्स पे कंट्रोल चेक किए जाते हैं। इन 3 लेवल्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया। आप किसी भी रिव्यू ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस, अगर आपको कोई प्रोसेस को रिव्यू करना है कि वो प्रोसेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से मुझे उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो रिव्यू करने के या इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो रिस्क पर्सपेक्टिव, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिव्यू किया जा सकता है, या कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिव्यू किया जा सकता है। रिस्क क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, या क्या क्या कंट्रोल्स आपने लगाए उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोसेस को अपन रिव्यू कर सकते हैं। तो रिस्क पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर रिस्क के पर्सपेक्टिव से अपन प्रोसेस को रिव्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सारे प्रोसेस को देखोगे, जितने भी सब प्रोसेस रन कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज अभी ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रही हैं, उन सब का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखोगे। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव 4 पढ़े थे अपन ने। कंट्रोल क्यों लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो फाइनेंशियल
रिपोर्ट्स आपकी कल पढ़ा था ना अपन ने, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी रिलायबल होनी चाहिए, इसलिए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं। आप जो भी ऑपरेट कर रहे हैं वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आप ऑपरेट करेंगे। आपकी असेट्स को आप सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराएंगे एंड कंप्लाई टू द लॉ, लूज के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप देखेंगे हर एक सब प्रोसेस, हर एक एक्टिविटी के क्या क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन आप देखेंगे अभी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स कितने लगे हुए हैं, हर प्रोसेस पे क्या क्या कंट्रोल्स आपने लगा रखे हैं। रेसिडुअल रिस्क क्या है, रेसिडुअल मतलब कंट्रोल लगाने के बाद क्या रिस्क बच गए और उन रिस्क को आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर पा रहे, उन रिस्क को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो जब भी किसी प्रोसेस को रिव्यू किया जाता है और अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करते हो तो सबसे पहले उसके सारे सब प्रोसेस को देखोगे, सारी एक्टिविटीज को देखोगे, उनका क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स लगा रखे हैं, क्या क्या रेसिडुअल रिस्क बच गए, रिस्क क्या बच गए कंट्रोल्स के बाद, हम कौन से रिस्क को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रेसिडुअल रिस्क को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है। देन अगर अपन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अपन कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, अगर आप कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, अगर कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से रिव्यू कर रहे हैं किसी भी बिजनेस प्रोसेस को, तो क्या होगा कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से। अपन सबसे पहले देखेंगे कि कंट्रोल लगाने से इम्प्लीमेंट कौन से कंट्रोल आपने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, क्या उन कंट्रोल्स की वजह से आप किसी रिस्क को मिटिगेट कम कर पाए हैं या नहीं कर पाए, उसके बाद भी कोई रेसिडुअल रिस्क बच गया क्या, कोई रिस्क बच गया क्या, एंड आपको नए कंट्रोल्स ऐड ऑन करने की जरूरत है क्या, या फिर कुछ और कंट्रोल्स को हटाने की जरूरत है क्या, कोई ऐसा कंट्रोल लगा दिया जिसका कोई फायदा नहीं है तो उसको तो रिमूव कर दो और नए नए कंट्रोल्स क्या क्या और लगाने की जरूरत है, किन में और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। ये सारी बातें अपन कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो अगर कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से किसी भी प्रोसेस को रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर जब आपने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दिए हर एक सब प्रोसेस पे, तो उन कंट्रोल्स की वजह से कितने रिस्क को मैं मिटिगेट कर पाई, क्या क्या रेसिडुअल रिस्क बच गए और नए कंट्रोल्स मुझे और लगाने की क्या जरूरत है, कौन से कंट्रोल्स को मैं हटा सकती हूँ जो काम के नहीं है, या उनके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है क्या। तो ऐसे 2 तरीके से बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू किया जा सकता है। आप कंट्रोल पर्सपेक्टिव से भी रिव्यू कर सकते हैं और रिस्क पर्सपेक्टिव से भी आप किसी भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन एक्चुअल टॉपिक पे आए, दैट इज बिजनेस प्रोसेस एंड रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल। अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आप पढ़ोगे प्रोक्योर टू पे, पढ़ चुके अपन, बहुत बार पढ़ चुके। प्रोक्योर टू पे, P2P बोला जा सकता है प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो आप, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी यहाँ पे। अब आपको पता है प्रोक्योर टू पे डिटेल स्टेप्स क्या होते हैं और क्या मतलब होता है। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चरर खरीद रहा है रॉ मटेरियल कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है या सर्विसेज देने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है उसको प्रोक्योर टू पे कहा जाता है। अब प्रोक्योर टू पे अकॉर्डिंग टू मास्टर, मास्टर से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या कंट्रोल्स आप लगा सकते हो, मास्टर के टाइम पे क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या क्या कंट्रोल्स आप लगा सकते हो प्रोक्योर टू पे में। क्या रिस्क हो सकता है अनऑथराइज चेंजेस हो गए, हो सकता है अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं सप्लायर मास्टर डेटा में। एक मिनट, दो रिस्क दो कंट्रोल्स ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रिस्क एंड कंट्रोल। क्या रिस्क हो सकता है कि अनऑथराइज्ड किसी गलत बंदे ने चेंजेस कर दिए सप्लायर मास्टर डेटा में, जो सप्लायर कहाँ कहाँ से सामान मंगवा रहे हैं उसमें कोई अनऑथराइज चेंज हो गया तो उसकी वजह से आपको रिस्क हो सकता है। कंट्रोल क्या लगा दोगे, ऑथराइज चेंज ही होने चाहिए, ऑथराइज बंदा ही चेंजेस कर सकता है आपके सप्लायर मास्टर डेटा में, ये आप कंट्रोल लगा देंगे सप्लायर मास्टर डेटा में। सेकेंड रिस्क क्या हो सकता है, सेकेंड रिस्क क्या हो सकता है मास्टर के अकॉर्डिंग, दैट इज चेंजेस जो हुए हैं सप्लायर मास्टर डेटा में उनको ढंग से प्रोसेस नहीं किया गया, चेंजेस को ढंग से प्रोसेस नहीं किया गया, टाइम पे ढंग से प्रोसेस नहीं किया गया, चेंजेस को प्रोसेस करने में डिले हो गया, टाइम लग गया।
चेंजेस को कंप्यूटर में स्टोर करने में टाइम लग गया, तो कंट्रोल क्या लगाओगे कि चेंजेस को आप एक्यूरेटली प्रोसेस करो, चेंजेस को सही तरीके से प्रोसेस करो और कोई डिले नहीं होना चाहिए। जब चेंज हुआ हाथ की हाथ मास्टर में उस चीज का रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो मास्टर के अकॉर्डिंग दो रिस्क हैं कि अनऑथराइज चेंज कर दिया, या फिर कंट्रोल क्या लगा दो कि ऑथराइज बंदा ही चेंज करेगा। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है कि चेंजेस जो है वो सही से प्रोसेस नहीं हुए, क्वांटिटी 2 करनी थी और अपन ने 5 कर दी, सही तरीके से चेंजेस को प्रोसेस नहीं किया या चेंजेस को रिकॉर्ड करने में टाइम लग रहा है। तो कंट्रोल क्या होगा, चेंजेस को हाथ के हाथ रिकॉर्ड करो और उसको सही तरीके से आप प्रोसेसिंग करो। ठीक है। देन अगर अपन बात करें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ये तो मैंने मास्टर से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल बता दिए प्रोक्योर टू पे के। अगर अपन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल बताएं तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल क्या हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, अनऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशन ऑर्डर। अनऑथराइज मतलब कोई सही परचेज रिक्विजिशन नहीं है, जो परचेज करनी थी वो ऑर्डर हो गई, कोई गलत बंदे की परचेज रिक्विजिशन ऑर्डर हो गई, तो आपकी कंट्रोल क्या लगाओगे कि सिर्फ अप्रूव्ड, जिस चीज के लिए मैनेजर ने अप्रूव किया सिर्फ उसी परचेज रिक्विजिशन का ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, बाकी किसी परचेज रिक्विजिशन का ऑर्डर प्लेस नहीं होना चाहिए। देन परचेज ऑर्डर्स जो हैं, जो भी आप परचेज कर रहे हो, जो भी परचेज ऑर्डर इशू हुए हैं उसको आपने कंप्यूटर में इनपुट नहीं किया, तो कंट्रोल क्या लगा दोगे कि जितना भी आपने परचेज ऑर्डर किया है उसको आप कंप्यूटर में आप इनपुट कर दीजिए। तो ये अपन ने रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ लिए, ये अपन ने रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ लिए किसके, प्रोक्योर टू पे के, रिलेटेड टू मास्टर्स एंड रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट अपन फंक्शन, नेक्स्ट बिजनेस प्रोसेस आपसे नेक्स्ट बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश मतलब सेल्स वाला जो प्रोसेस होता है, इसको अपन O2C भी बोल सकते हैं, ये ऑर्डर टू कैश को O2C भी बोला जा सकता है। ऑर्डर टू कैश का मतलब क्या होता है, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया और उसके बदले कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दिया, उसके बदले मैंने उससे पेमेंट रिसीव कर लिया, उसको ऑर्डर टू कैश कहते हैं। ऑर्डर टू कैश का डायग्राम है, ये डायग्राम भी अपन को लर्न करना है। क्या डायग्राम है, सबसे पहले होता है क्या, इसके स्टेप्स बताएं। सबसे पहले कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उस ऑर्डर का ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब उसका मैं चेकिंग करती हूँ है क्या मेरे पास, है तो मैं उसको शिपमेंट में डाल देती हूँ, फुलफिलमेंट हो गया। फिर डिलीवरी नोट जनरेट करते हैं, डिलीवरी नोट उसको शिपिंग कर देते हैं, कस्टमर को भेज देते हैं इनवॉइस के साथ। आप इनवॉइस जनरेट करते हो, इनवॉइस कस्टमर को भेजते हो और फिर इनवॉइस के बदले आपको पैसा कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप उसको अपनी अकाउंट्स में लिख देते हो कि मैंने कस्टमर से इतना पैसा रिसीव कर लिया है। तो ये स्टेप्स हैं, ये डायग्राम भी लर्न करना है और बाकी इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप है कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर का मतलब क्या है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसको जो भी सामान चाहिए उसके बदले कस्टमर ने अपन को एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। देन ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब जो भी ऑर्डर जब भी उसको देना है, मेरे पास है क्या इतना, सब कुछ चेक कर लिया, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट के उत्ते उस कस्टमर को वो सामान अपन दे सकते हैं। डिलीवरी नोट, उसको शिप कर दिया सामान को, इनवॉइस क्रिएट करके कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर ने उसके बदले पेमेंट कर दिया तो कलेक्ट कर लिया मैंने पेमेंट को, एंड अकाउंटिंग पेमेंट्स को अपन ने जर्नल लेजर में डाल दिया। ठीक है। देन ऑर्डर टू कैश के क्या क्या रिस्क और क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। ऑर्डर टू कैश के रिलेटेड टू मास्टर क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, ये पढ़ रहे हैं। रिलेटेड टू मास्टर क्या रिस्क, कस्टमर की जो मास्टर फाइल है, अगर वो एक्यूरेट नहीं है, कस्टमर की मास्टर फाइल एक्यूरेट नहीं है, या इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो स्टोर हो रही है वो एक्यूरेट नहीं है, तो इसकी वजह से रिस्क आ सकता है। तो कंट्रोल क्या लगाओगे कि उसकी मास्टर फाइल एक्यूरेट होनी चाहिए एंड उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। देन सेकेंड रिस्क, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको आपने इनपुट नहीं किया या उन सबकी आपने प्रोसेसिंग नहीं की, तो आप क्या करो, रिस्क में क्या कंट्रोल क्या लगा दोगे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको प्रॉपर्ली कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करो और उनकी प्रॉपर्ली प्रोसेसिंग करो, तो उसकी वजह से रिस्क नहीं आएगा। तो मास्टर के अकॉर्डिंग ऑर्डर टू कैश में 2 रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या, कि कस्टमर का मास्टर अकाउंट सही नहीं बना हुआ, एक्यूरेट नहीं बना हुआ, या उसमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। कंट्रोल का लगा दोगे कि मास्टर अकाउंट एक्यूरेट होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट होनी चाहिए। सेकंड रिस्क क्या होता है, चेंजेस जो कर रहे हो
चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसको कंप्यूटर में इनपुट नहीं किया, उसकी प्रोसेसिंग नहीं की, तो कंट्रोल क्या लगा दो कि जितने भी चेंजेस कर रहे हैं उनकी प्रॉपरली इनपुट होने चाहिए और प्रॉपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो ये अपन ने पढ़ा रिलेटेड टू मास्टर। रिलेटेड टू मास्टर क्या क्या रिस्क, क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन। रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं ऑर्डर टू कैश के, क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। पहला रिस्क कि ऑर्डर्स जो हैं क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा के ऑर्डर्स प्रोसेस हो गए, क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा के ऑर्डर प्रोसेस हो गए। क्रेडिट लिमिट थी 20,000 की, आपने 35,000 तक का भी ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, तो कंट्रोल क्या लगाओगे कि जब भी कोई ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है तो पहले क्रेडिट लिमिट चेक होगी और क्रेडिट लिमिट के अंदर ही ऑर्डर प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद का ऑर्डर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मतलब 20,000 क्रेडिट लिमिट है तो 20,000 तक का ही ऑर्डर प्रोसेस होना चाहिए, उसके आगे का ऑर्डर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड रिस्क क्या हो सकता है, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशन। जितने भी जो भी ऑर्डर आया, जो ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसको आपने कंप्यूटर में इनपुट नहीं किया ढंग से, एक्यूरेटली कंप्यूटर में इंसर्ट नहीं किया कि क्या क्या ऑर्डर आया तो क्या क्या कैंसिल कर दिया। कंट्रोल क्या लगाओगे कि जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी कैंसिलेशन हो रहा है, उन सबको प्रॉपरली आप इनपुट करो और प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, एक्यूरेटली प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो ये अपने रिस्क एंड कंट्रोल कर लिए ऑर्डर टू कैश के, रिलेटेड टू मास्टर्स एंड रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन। ठीक है। देन थर्ड तरीके का बिजनेस प्रोसेस, थर्ड बिजनेस प्रोसेस, थर्ड बिजनेस प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल क्या मतलब होता है इन्वेंट्री साइकिल का, पहले ये पढ़ते हैं फिर उसके रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ेंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक जो आप स्टॉक रखते हैं, एक्चुअल स्टॉक कितना है आपके पास उस चीज को ट्रैक करना, आपका एक्चुअल इन्वेंट्री ऑन हैंड, आपके पास ऑन हैंड कितना स्टॉक एक्चुअल में पड़ा है उस चीज को ट्रैक करना कहाँ किया जाता है, इन्वेंट्री साइकिल में किया जाता है। इन्वेंट्री साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर अपन मैन्युफैक्चरर्स, जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो सामान बनाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट में अगर इन्वेंट्री साइकिल की बातें करें तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स है इन्वेंट्री साइकिल के, स्टेप्स हैं एज पर द मैन्युफैक्चरर्स, स्टेप्स हैं उसके सीक्वेंस में याद करने, स्टेप्स को हमेशा सीक्वेंस में याद किया जाता है। पहला स्टेप है ऑर्डरिंग फेज। ऑर्डरिंग फेज, ऑर्डरिंग फेज का मतलब कितना टाइम, इन्वेंट्री साइकिल बेसिकली टाइम, नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट की जाती है कि कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है किस चीज के बीच में, ऑर्डर किया आपने रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरर ने, और आपको रॉ मटेरियल रिसीव हो गया, उसके बीच में कितना आपको समय लगा, वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, ऑर्डरिंग फेज में आ जाएंगी। सेकेंड है आपका दैट इज प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज का मतलब कितना टाइम आपको लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है किस चीज में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लगता है, वो आ जाएगा प्रोडक्शन फेज के अंदर। एंड लास्ट है यहाँ पे फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी फेज। फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी फेज मतलब कितना समय आपको लगता है, कितना टाइम लगता है कि फिनिश गुड्स को आप कितने टाइम तक अपने पास स्टॉक में रख रहे हैं, और कितना टाइम लग रहा है आपको उसको कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गए, फिर कितना टाइम आपको और लगता है कस्टमर को उसको डिलीवरी पहुंचाने के लिए, दैट इज फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी फेज। तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेंट्री साइकिल देखें तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या, पहला स्टेप है ऑर्डरिंग फेज। ऑर्डरिंग फेज मतलब कितना टाइम आपको लग रहा है बिटवीन द ऑर्डर टू द रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग ऑफ द रॉ मटेरियल, ऑर्डर प्लेस किया और रिसीव किया रॉ मटेरियल, उसके बीच में आपको कितना टाइम लग रहा है। देन प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज का मतलब कितना टाइम लग रहा है आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। देन फिनिश गुड्स एंड डिलीवरी फेज, कि कितना टाइम आपको लग रहा है फिनिश गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। तो बेसिकली जो इन्वेंट्री साइकिल होती है वो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करी जाती है कि हर चीज में कितना आपको टाइम लगता है, एक्चुअल स्टॉक आपके पास इन हैंड कितना पड़ा है, ये अपन इन्वेंट्री साइकिल से आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है। देन इसके भी कुछ रिस्क एंड कंट्रोल्स हैं, इन्वेंट्री साइकिल के भी कुछ रिस्क एंड कंट्रोल्स हैं अकॉर्डिंग टू द मास्टर। मास्टर के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे क्या रिस्क है उसको और क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं।
मास्टर के अकॉर्डिंग क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। इनवैलिड चेंजेस हो गए, इनवैलिड चेंजेस हो गए इन्वेंट्री मास्टर फाइल में, जो इन्वेंट्री की मास्टर फाइल है उसमें इनवैलिड चेंजेस हो गए, तो कंट्रोल क्या लगा दोगे कि वैलिड चेंजेस ही होने चाहिए, वैलिड चेंजेस ही होने चाहिए किसमें, इन्वेंट्री की जो मास्टर फाइल है, इन्वेंट्री की जो मास्टर फाइल स्टोर कर रहे हो उसमें आप सिर्फ वैलिड चेंजेस ही करोगे। देन और रिस्क क्या हो सकता है कि जो चेंजेस आप कर रहे हो सेम ही है, ये भी रिस्क के चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, सही चेंजेस नहीं किए आपने। तो कंट्रोल क्या लगाओगे कि जितने भी चेंजेस कर रहे हो इन्वेंट्री मास्टर फाइल में वो सारे के सारे चेंजेस आपके क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। तो दो रिस्क पढ़ लिए अपन ने अकॉर्डिंग टू द मास्टर की, इनवैलिड चेंजेस हुए, कंट्रोल क्या लगा दोगे वैलिड चेंजेस होने चाहिए इन्वेंट्री मास्टर फाइल में। या चेंजेस एक्यूरेट नहीं है तो कंट्रोल क्या लगा दोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट चेंजेस ही आप, चेंजेस जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए जितने भी इन्वेंट्री मास्टर फाइल में हो रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आप रिस्क एंड कंट्रोल देखो, ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन रिस्क एंड कंट्रोल की बात करें तो क्या क्या रिस्क एंड कंट्रोल हो सकते हैं ट्रांजेक्शन में। जो भी आप इन्वेंट्री की प्राइस और इन्वेंट्री की क्वांटिटी, इन्वेंट्री की प्राइस और इन्वेंट्री की क्वांटिटी को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, कितनी क्या प्राइस है कितनी एक्यूरेटली उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, ये रिस्क हो सकता है। तो कंट्रोल क्या लगा दोगे कि जो भी प्राइस और जो भी क्वांटिटी है उसको आप एक्यूरेटली रिकॉर्ड करो। सेकेंड रिस्क क्या हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल आपने रिसीव किया, जो रॉ मटेरियल आपके पास आया आपने उसकी एंट्री नहीं की, आपने उसको कंप्यूटर में एंटर ही नहीं किया। तो कंट्रोल क्या लगा दो कि जितना रॉ मटेरियल आप रिसीव कर रहे हैं उस सबको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो, प्रॉपर कंप्यूटर में उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्वेंट्री में क्या क्या रिस्क कंट्रोल हो सकते हैं कि जो इन्वेंट्री की प्राइसेस में आपने एडजस्टमेंट किया, क्वांटिटी में जो भी चेंजेस हुए उनको आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कंट्रोल क्या है उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो जो भी चेंजेस हो रहे हैं चाहे प्राइस में चाहे क्वांटिटी में। सेकंड रिस्क क्या हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉपर्ली एंट्री नहीं की आपने, जो आपने रिसीव किया है, कंट्रोल क्या लगा दोगे कि जितना रॉ मटेरियल आप रिसीव कर रहे हो उसको आप कंप्यूटर में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे। तो ये अपन ने पढ़ लिया इन्वेंट्री के बारे में, तीन प्रोसेस पढ़ लिया अभी तक, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश एंड इन्वेंट्री साइकिल, तीन प्रोसेस पढ़ लिया अपन ने, उनके रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस अपन पढ़ेंगे दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आप लोग सब जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे बात करेंगे कि एक एम्प्लॉय ने कितना टाइम, जितना भी टाइम उसने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया है उस टाइम पे उसके रोल्स क्या क्या रहे, क्या क्या काम उसने ऑर्गेनाइजेशन में किया, ये बात करेंगे। एंड जो एचआर मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर की हर स्टेज पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब उसने कौन सी स्टेज पे काम किया, अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल तक काम किया है तो मैंने कौन सी स्टेज पे काम किया है 10 सालों में, एंड उन 10 की 10 स्टेज पे एचआर मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये सारी बातें की जाएंगी ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल में, ये सारी बातें की जाएंगी। स्टेजेस क्या हैं एचआर साइकिल की, स्टेजेस हैं स्टेप्स हैं, मतलब सीक्वेंस में याद करने आप लोगों को, ठीक है। क्या स्टेजेस होती हैं एचआर साइकिल की। फर्स्ट स्टेज रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, हायर करना, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, किसी नए बंदे को हायर करना उसको अपन रिक्रूटमेंट कह देते हैं। तो जब भी आप नए बंदे को हायर करते हो तो जो एचआर मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होता है उसके क्या क्या काम होते हैं, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले एचआर मैनेजर एक एड, जॉब के लिए एड प्लेस करेगा, एडवर्टीजमेंट आएगा जॉब के लिए कि ये जॉब अवेलेबल है हमारे पास, ये वैकेंसी अवेलेबल है। फिर क्या होता है लोग अपना रेज्यूमे भेजते हैं, आप उनमें से सेलेक्ट करते हो जो आपको प्रॉमिसिंग रेज्यूमे लगता है, प्रॉमिसिंग मतलब आपको सबसे अट्रैक्टिव लगता है, आपने जो भी क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं आपको अच्छा लगता है उनको आप सेलेक्ट कर लेते हो, सिर्फ रेज्यूमे सेलेक्ट किया। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, रेज्यूमे सेलेक्ट करने के बाद आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। फिर जो लोग इंटरव्यू में पास हो जाते हैं फिर उनकी पर्सनैलिटी चेकअप होता है,
उनकी इंटरव्यू में पास होने के बाद क्या होता है, उनका पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, लाइक मेडिकल टेस्ट, उनका फिजिकल टेस्ट, ये सारी बातें उनकी चेक करी जाती हैं। फिर उसके बाद उस बंदे को क्या करते हो आप, ऑन बोर्डिंग हो जाती है उसकी, सेलेक्ट कर लेते हो उस बंदे को, सारी चीज़ें में वो पास हो गया। ऑन बोर्डिंग, ऑन बोर्डिंग मतलब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल लिखते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर उस बंदे का नाम आप एंटर कर देंगे एज अ न्यू एम्प्लॉय। मतलब उस बंदे की अपन एंट्री कर देंगे, जो भी मैं एम्प्लॉयज़ का मास्टर डेटा मेंटेन कर रही हूँ उस सिस्टम के अंदर मैं उस बंदे की एंट्री कर दूंगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नया एम्प्लॉय ऐड हो गया है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग होती है। रिक्रूटिंग का मतलब लोगों को हायर करना। हायर कैसे करोगे, सबसे पहले जो एचआर मैनेजर है वो एडवर्टाइजमेंट डालेगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि हमें वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। लोग अपने रेज्यूमे भेजेंगे, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, उनका इंटरव्यू लोगे, फिर उनकी पर्सनैलिटी चेक होगी और फिर उसके बाद ऑनबोर्डिंग मतलब उस बंदे का नाम सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। तो जब भी आपसे एचआर लाइफ साइकिल के स्टेप्स पूछे जाएं तो ये स्टेप्स बताने हैं, एचआर लाइफ साइकिल के स्टेप्स क्या हैं, ये स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, दैट इज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग। सेकंड स्टेप क्या है, ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग। ओरिएंटेशन, सबसे पहले ओरिएंटेशन देखते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब उस बंदे को पार्ट बनाना ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब उसको मेंबर बनाना, कंपनी के वर्क फोर्स का मेंबर बनाना, मतलब उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना रहे हैं। पार्ट बनाने के लिए उसको पहले सिखाना पड़ेगा कि जो नया काम उसको दिया गया है, न्यू जॉब उसको सिखाना पड़ेगा, उसको रिलेशनशिप, उसको फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी जितने भी उसके को वर्कर्स हैं, तभी वो उनके साथ अच्छे से घुल मिलकर काम कर पाएगा। एंड उसकी एक पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी ये पोजीशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये सारे काम करोगे। तो ओरिएंटेशन मतलब उस बंदे को कंपनी का पार्ट बनाना। तो कंपनी के पार्ट बनाने के लिए, वर्कफोर्स का पार्ट बनाने के लिए उसको नई ड्यूटीज जो है उसके बारे में सिखाया जाता है, उसके को वर्कर्स, सुपरवाइजर्स के साथ उसके रिलेशनशिप बिल्डअप किए जाते हैं एंड उसका नीश डेवलप किया जाता है। नीश मतलब पोजीशन डेवलप की जाती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन रहेगी, आप इस पोस्ट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे। देन करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, करियर प्लानिंग का मतलब, करियर प्लानिंग एक ऐसी स्टेज है, करियर प्लानिंग मतलब एक ऐसी स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय और सुपरवाइजर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को और क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, इसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय भी सोचता है अभी मैं कौन सी पोस्ट पे लगा हूँ, अभी मैं जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे लगा हूँ, उसका एम है कि आज से 5 साल बाद मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे को सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे लगा देंगे। और सुपरवाइजर भी ये डिसाइड करता है कि हाँ ये बंदा इतना केपेबल है कि इसको अगर ये काम करेगा इसी एफिशिएंसी के साथ तो 2 साल बाद इसको सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे लगा देंगे। तो करियर प्लानिंग कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है करियर को लेके, वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली उस बंदे की बहुत सारी पर्सनैलिटी प्रोफाइल की टेस्टिंग होती है। पर्सनैलिटी प्रोफाइल की टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उस बंदे को टेस्ट बहुत थॉरल टेस्ट करता है कि उसके अंदर और क्या क्या स्किल्स हैं और कितना सीखने की कैपेबिलिटी है, वो बंदा कहाँ तक जा सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, और करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी पोस्ट वो पे सूटेबल रहेगी उसके लिए। देन उसके बाद करियर डेवलपमेंट, आपने प्लानिंग कर दी करियर की, फिर आप क्या करोगे, करियर का डेवलपमेंट करोगे। करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहो ताकि वो लॉन्ग टाइम तक आपकी कंपनी में काम करते रहे। अगर उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे कि हर 6 महीने के बाद आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आपकी पोस्ट बढ़ती जा रही है, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करेंगे। तो जब लोगों ने, एम्प्लॉयज ने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो जो एचआर मैनेजर होते हैं, जो एचआर मैनेजर होता है उनको हेल्प करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, उनको हेल्प करते हैं कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो अगर वो ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक मतलब अचीवेबल ऑब्जेक्टिव है, आप ओनर बनने की नहीं सोच रहे पर आप जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनने की सोच रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक है, तो एचआर मैनेजर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें, जो एम्प्लॉयज है वो अपने ऑब्जेक्टिव तक
पहुंच सके। मतलब उस एम्प्लॉय को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जा सकता है, उस एम्प्लॉय की और ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे हो सकती है कंपनी के अंदर रहते हुए ही, और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ और उसकी पोजीशंस इंप्रूव कैसे हो सकती है, उसका करियर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे चेक करी जाती हैं। एंड यहाँ पे चेक किया जाता है उसका पास्ट परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका पास्ट परफॉर्मेंस को भी आप इवेलुएट करोगे। क्यों? ये देखने के लिए कि वो सक्सेसफुल हायर था या नहीं, कहीं मैंने गलत बंदा तो हायर नहीं कर लिया। मैं ये देखूंगी क्या मैंने इस बंदे को हायर कर सही किया या गलत किया। ये सारी बातें आप इस करियर डेवलपमेंट वाली स्टेज में देख लेंगे। एंड लास्ट स्टेज होती है ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल के अंदर, दैट इज टर्मिनेशन और ट्रांजिशन। टर्मिनेशन और ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ, कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट नहीं होता, कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट नहीं होता। या तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है, उसने अच्छे से काम किया, बहुत सक्सेसफुली काम किया, खूब करियर डेवलपमेंट हुआ, फिर रिटायरमेंट हो गया, या किसी वजह से वो ट्रांजिट हो गया। ट्रांजिट मतलब दूसरी कंपनी पे स्विच कर दिया उसने, क्योंकि उसको वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगी, किसी भी वजह से उसने कंपनी को छोड़ दिया, टर्मिनेट हो गया ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब जो बंदा कंपनी को अगर छोड़ जाता है तो आप प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको लीव करने की परमिशन होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी। कई ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज होती है कि जब भी आपको हमारी कंपनी को छोड़ना है, आपको हमें 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, तब आप हमारी कंपनी को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते। कई कंपनीज एग्जिट इंटरव्यू भी लेती हैं, उनसे कोई एग्जिट इंटरव्यू होता है, वो पूछती हैं और फिर आपको छोड़ के जाने की परमिशन होती है, अदरवाइज छोड़ के जाने की परमिशन नहीं होती। और जैसे ही बंदा छोड़कर चला जाएगा, वैसे ही उस बंदे का नाम, आपने जो सिस्टम में एंटर किया था ना कि ये बंदा नया एंटर हो गया, उस सिस्टम से उसका नाम रिमूव कर दो। अब ये रिमूव करने का काम आप इंटरनली खुद भी कर सकते हैं कि मैंने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने रिमूव कर दिया, या मैंने कोई और कंपनी को आउटसोर्स कर रखा है एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज करने के लिए, किसी और को अपने काम आउटसोर्स कर रखा है कि आप हमारे एम्प्लॉयज का सारा डेटा मेंटेन करेंगे, तो आउटसोर्स वाली कंपनी उस बंदे का नाम रिमूव कर देगी अपने सिस्टम से। अपना जो एम्प्लॉय मास्टर डेटा है, वहां से उसका नाम रिमूव हो जाना चाहिए जैसे ही वो बंदा छोड़कर जाता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल के। क्या क्या स्टेप्स पढ़े अपन ने, रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप है दैट इज रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग। रिक्रूट मतलब हायर करना। हायर करने के लिए पहले एडवर्टाइजमेंट डालते हो कि ये वैकेंसी अवेलेबल है, फिर लोग अपना रिज्यूमे भेजते हो, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, उनकी पर्सनैलिटी चेक करते हो, फिर ऑनबोर्डिंग होता है। मतलब उस बंदे का नाम अपन अपने सिस्टम के अंदर एंटर कर देते हैं कि वो नया बंदा कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। ओरिएंटेशन एंड करियर प्लान। ओरिएंटेशन मतलब उस बंदे को कंपनी का पार्ट बनाना है, मेंबर ऑफ द वर्कफोर्स बनाना है। कैसे बनाओगे उसको? उसका नया काम सिखाकर, जो को वर्कर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर उसकी कोई पोजीशन बताकर कि आप इस पोजीशन पे हमारी कंपनी में काम करेंगे। करियर प्लानिंग, एम्प्लॉयज और जो एचआर मैनेजर हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या उसका करियर हो सकता है कंपनी के अंदर, इसलिए उसके बहुत सारे पर्सनैलिटी प्रोफाइल ट्रेनिंग्स की जाती हैं कि उसका करियर डेवलपमेंट और क्या क्या हो सकता है। इन करियर डेवलपमेंट एचआर मैनेजर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। देन उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक है तो। एचआर मैनेजर उन एम्प्लॉयज की प्रोफेशनल ग्रोथ और इंक्रीज करते रहते हैं, उनको और रिस्पॉन्सिबल बनाते रहते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हैं, उनको और इम्प्रूव उनका करियर डेवलपमेंट होता रहता है। एंड यहाँ पे पास परफॉर्मेंस में उनकी चेक की जाती है कि जो हमने हायर किया बंदा, वो सक्सेसफुल हायर हुआ है या नहीं हुआ। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन और ट्रांजिशन। टर्मिनेशन और ट्रांजिशन, कोई भी बंदा परमानेंट नहीं है, या तो रिटायरमेंट हो गया, उसका अच्छे से करियर डेवलपमेंट हुआ, फिर उसने छोड़कर चला गया, या फिर वो एक कंपनी को छोड़कर दूसरी में चला गया क्योंकि वहां जो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो जब भी कोई बंदा टर्मिनेट हो रहा है तो प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स काम में लेकर उसको टर्मिनेट करो। एग्जिट इंटरव्यू लेना है तो एग्जिट इंटरव्यू लो, एंड जैसे ही वो बंदा छोड़कर जाता है उस बंदे का नाम आप अपने मास्टर डेटा से हाथ की हाथ हटा दो। आप खुद भी हटा सकते हैं, या आउटसोर्स अगर आपने काम कर रखा है कि कोई और कंपनी मेरे एम्प्लॉय के डेटा को मेंटेन करती है, तो वो कंपनी भी उसका नाम हटा सकती है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल के, ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देन और ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल के क्या क्या रिस्क, क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, अब अपन इसके रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ेंगे एज पर द कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या रिस्क और क्या कंट्रोल हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रिस्क एंड कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल क्या हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रिस्क एंड कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय जो छोड़ चुका है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, लेफ्ट कर चुका है, पर अभी भी उसके पास सिस्टम एक्सेस है, अभी भी उसके पास एक्सेस राइट्स हैं, तो इसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो सकता है। कंट्रोल क्या लगाओगे कि जैसे ही बंदे ने छोड़ दिया उसके एक्सेस राइट्स भी उससे हाथ इमीडिएटली रिमूव कर दो, उसको एक्सेस राइट्स भी नहीं होने चाहिए कि वो चीज़ों को एक्सेस कर पाए। सेकेंड रिस्क क्या हो सकता है कि एक्सेस राइट्स दे दिए, एक्सेस ऑफ एक्सेस राइट, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा उसको चीजों को एक्सेस करने की परमिशन दे दी। तो कंट्रोल क्या लगाओगे कि नीड टू डू बेसिस, जितना काम में आएगा और जितना नीड टू नो, जितना उसको जानने की जरूरत है सिर्फ उतने ही एक्सेस राइट्स दो, उससे ज्यादा आप उसको एक्सेस राइट्स मत दो। तो क्या होता है कि कई बार कोई बंदा छोड़कर चला गया, उसके बाद भी उसके पास एक्सेस राइट्स हैं, इसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो कंट्रोल क्या लगाएंगे कि अगर बंदा छोड़कर चला गया तो उससे सारे एक्सेस राइट्स रिमूव कर दो। सेकंड रिस्क क्या हो सकता है कि ज्यादा एक्सेस राइट्स दे दिए, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा दे दी, तो कंट्रोल क्या लगाएंगे कि नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे ही एक्सेस राइट्स दो आप उसको, उससे ज्यादा उसको एक्सेस राइट्स नहीं मिलने चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू मास्टर क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मास्टर क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। देखो, मास्टर फाइल में एम्प्लॉय की जो मास्टर फाइल है उसमें कोई ऐसा नाम, पेरोल मास्टर फाइल, पेरोल मतलब सैलरी कैलकुलेशन में एक ऐसा नाम जुड़ गया जो वैलिड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है इस नाम का, और फिर भी उस नाम कोई नाम पेरोल के अंदर ऐड हो गया, तो सिर्फ वैलिड नेम्स, वैलिड एंट्री ही होनी चाहिए पेरोल के अंदर, ये आप कंट्रोल लगा सकते हैं। देन कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, टर्मिनेट कर दिया, फिर भी उसका सैलरी के अंदर नाम है, फिर भी पेरोल के अंदर उसका नाम है, तो रिस्क आ सकता है। तो अगर जैसे ही बंदा छोड़कर जाता है, टर्मिनेट करता है, तो पेरोल से भी उसका नाम हाथ की हाथ हटा दो, उसको कोई सैलरी अब नहीं देनी। तो दो रिस्क हो सकते हैं, दो कंट्रोल्स हो सकते हैं एज पर द मास्टर की जो पेरोल का मास्टर है उसमें वैलिड एंट्री नहीं है, तो वैलिड एंट्री ही होनी चाहिए पेरोल के मास्टर के अंदर। एंड अगर कोई छोड़कर चला गया फिर भी उसका अगर पेरोल में नाम है, तो कंट्रोल क्या लगा दोगे कि छोड़कर चला गया तो फिर पेरोल से नाम भी हट जाना चाहिए। देन ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन एंड मास्टर से रिलेटेड ही रिस्क एंड कंट्रोल्स थे, तो ये आपने पढ़ लिया, ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, दैट इज, हाँ जी, नेक्स्ट प्रोसेस आप पढ़ोगे फिक्स्ड असेट्स के बारे में। नेक्स्ट बिजनेस प्रोसेस अपन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड असेट्स एंटरप्राइज की, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स की आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होनी चाहिए कि कितने की क्या फिक्स्ड असेट्स है हमेशा आपके पास। फिक्स्ड असेट्स पे आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाएंगे कि उन पे कोई एरर ना आ जाए, प्रिवेंट करेंगे, एंड थेफ्ट से बचने की कोशिश करेंगे, फिक्स्ड असेट्स को हमेशा थेफ्ट से बचाने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड असेट्स की क्या क्या डिटेल्स आप स्टोर करते हो, फिक्स्ड असेट्स की लोकेशन, कहाँ पे वो फिक्स्ड असेट है आपकी, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आपके पास फिक्स्ड असेट्स अवेलेबल है, किस कंडीशन में अभी वो फिक्स्ड असेट है मेरे पास, कितना और उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, एंड उसका डेप्रिसिएशन स्टेटस क्या है, ये सारी बातें, डेप्रिसिएशन स्टेटस, ये सारी बातें स्टोर करी जाती हैं। तो फिक्स्ड असेट्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर, उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस पर क्या क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा रहे हैं और थेफ्ट से बचना है, हर एक फिक्स्ड असेट के बारे में क्या क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, उसकी लोकेशन, उसकी क्वांटिटी, उसकी कंडीशन, उसका मेंटेनेंस एंड उसका डेप्रिसिएशन स्टेटस, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए फिक्स्ड असेट से रिलेटेड। देन स्टेप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स प्रोसेस, ये फिक्स्ड असेट्स है, इसके भी कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। हाँ जी, स्टेप्स ऑफ फिक्स असेट्स प्रोसेस, जो फिक्स असेट्स होती हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स हैं तो सीक्वेंस में याद होंगी, सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है प्रोक्योरिंग एन असेट, सबसे पहले आप असेट्स को खरीदते हो, कोई भी फिक्स असेट होती है उसको प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योर मतलब उसको खरीदते हो, तो असेट बहुत ज़रूरी है। असेट्स को प्रोक्योर करना मतलब खरीदना, जैसे ही उसका इनवॉइस, असेट्स का इनवॉइस अगर अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के पास चला गया,
मतलब अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के पास बिल आ गया, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट ने उसका पेमेंट कर दिया, तो आप अपने अकाउंट्स के अंदर, आप अपनी अकाउंटिंग के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि ये फिक्स असेट्स मेरे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले असेट को खरीदते हैं तो खरीदने का बिल अगर अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट ने जैसे बिल पेमेंट कर देगा तो अपन अकाउंट बिल आ गया उसके पास, इनवॉइस जनरेट होकर आ गया, मतलब वो फिक्स असेट्स आपके पास आ चुकी है। आप अपने अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर देंगे कि वो फिक्स असेट्स मेरे पास आ चुकी है। देन उसके बाद रजिस्टरिंग और एडिंग एन असेट, रजिस्टरिंग और एडिंग एन असेट, ऐड करना, फिक्स असेट आ गई तो उसको ऐड तो करना ही पड़ेगा। जब भी असेट्स आप खरीदते हो, जब भी इनवॉइस उसका जनरेट किया जाता है, तब ही बता दिया जाता है कि उसका डेप्रिसिएशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो फिक्स असेट डेप्रिशिएट होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम बता दी जाती है। तो जब भी फिक्स असेट के बारे में कंप्यूटर में लिख रहे हैं, मैंने कोई मशीन खरीदी, उसकी मैं कंप्यूटर में एंट्री करूंगी, तो मैं क्या क्या चीज़ों की एंट्री करूंगी, एक्विजिशन डेट, मैंने कौन सी डेट पे वो मशीन खरीदी, ये सारी बातें मैं कंप्यूटर में लिखूंगी। प्लेस्ड इन सर्विस डेट, प्लेस्ड इन सर्विस डेट, कौन सी तारीख को मैं उसको यूज में ले सकती हूँ, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन की वो मशीन एक साथ इतना लेवल ऑफ आउटपुट बना देगी, उस पर कितने लेवल्स काम कर सकते हैं, इतना ऑयल की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ। असेट टाइप, किस तरह की वो असेट है आपकी, कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, और उसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ये सारी बातें आप अपने कंप्यूटर में एंटर करेंगे। तो कोई फिक्स असेट्स आपने खरीद ली, उसकी एंट्री जब कंप्यूटर में कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं उसको कंप्यूटर में, या ऐड कर रहे हैं हमारे असेट्स में और लिख रहे हैं कि असेट आ गए, तो उसके बारे में क्या क्या लिखोगे, उसके बारे में आप लिखोगे कि कब आपने उसको खरीदा, उसकी कब उसको सर्विस में ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका असेट्स, उसकी कॉस्ट एंड उसकी डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या है फिक्स्ड असेट्स का, दैट इज एडजस्टिंग द असेट्स, असेट्स को एडजस्ट करना। एडजस्टिंग ऑफ एसेट्स मतलब क्या होता है, कई बार डेप्रिसिएशन को अपन को एडजस्ट करना पड़ता है, जो डेप्रिसिएशन है, जिस स्पीड से डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार कोई एसेट्स को आप रिपेयर कर देते हो तो उसका डेप्रिसिएशन कम होगा, किसी को और इम्प्रूव कर देते हो, उसका कोई चीज़ खराब हो रही थी उसको ठीक कर देते हैं, तो वो मशीन अब ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकती है, तो उस एसेट्स की इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट भी आपको करना पड़ता है, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ जाती है। कई बार अपन चीज़ों को इम्प्रूव कर देते हैं, कई बार अपन रिपेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लाइफ बढ़ जाती है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ट्रांसफरिंग द असेट्स, असेट्स को ट्रांसफर करो। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर करो असेट्स, असेट्स को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आप असेट्स को बेच भी सकते हैं, असेट्स को इंटर कंपनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं या इंट्रा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इंटर मतलब कंपनी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को असेट भेजी जा सकती है, या एक कंपनी किसी बाहर वाले को वो असेट बेच सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। तो जब भी असेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो इंटर हो, चाहे इंट्रा हो, चाहे सोल्ड हो, उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है, उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है, किसी के लिए तो वो असेट कम यूजफुल थी, किसी के लिए वो ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, तो हर चीज़ उसकी चेंज हो जाती है जब भी असेट्स को अपन ट्रांसफर करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एक्यूरेटली नोट डाउन करना जरूरी है कि असेट्स अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई है तो इसका ये चेंजेस हो गए हैं, तो उन चीज़ों को आप एक्यूरेटली नोट डाउन करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स। नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फिफ्थ स्टेप है डेप्रिशिएटिंग द असेट्स, असेट्स की डेप्रिसिएशन कि कितनी क्या डेप्रिसिएशन लग रही है उस असेट्स की, कितनी क्या लाइफ रही उस असेट्स की। डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्लाइन, उसकी इकोनॉमिक और फिजिकल लाइफ दोनों में, उसकी इकोनॉमी प्लस फिजिकल लाइफ दोनों में जो डिक्लाइन होता है, दोनों में जो डिक्लाइन होता है उसी को अपन डेप्रिसिएशन कह देते हैं। कई बार क्या होता है असेट्स में एप्रिसिएशन भी हो जाता है, एप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ, उसकी फिजिकल वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर अपन रीवैल्यूएशन करते हैं, असेट्स को ठीक कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, तो उसका एप्रिसिएशन भी हो जाता है कि जितना पहले जिस रेट से वो गिर रही थी उसके कम रेट से वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिक फिजिकल लाइफ इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज डिस्पोजिंग
डिस्पोजिंग द असेट्स, असेट्स को डिस्पोज कर दो। डिस्पोज मतलब क्या होता है, असेट्स को जब कोई असेट्स नो लॉन्गर इन यूज, अब कोई काम में नहीं ली जा सकती, अब उसको ठीक भी नहीं कर सकते, उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको डिस्पोज करना, उसको खत्म करना असेट्स को। तो डिस्पोज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डिस्पोज करने के आप उसको बेच दो, सेल कर दो, अबेंडन कर दो, एकदम छोड़ दो कि हम उसको काम में नहीं लेंगे। अगर आप बेच रहे हो, बेचते वक्त जो आपको पैसा मिला, बेचते वक्त तो बुक वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब कितने में आपने खरीदी थी, और रियलाइज्ड वैल्यू आपको उसके बदले पैसा कितना मिला बेचने के बदले, वो चीजों पे डिसाइड करता है कि उसको बेचने से आपको गेन हुआ या आपको उसकी वजह से लॉस हुआ। तो ये चीजों से अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं फिक्स असेट्स के। क्या स्टेप्स पढ़े अपन ने फिक्स असेट्स के? पहला स्टेप है प्रोक्योरिंग एन असेट, आप असेट खरीदते हो। तो खरीदने के लिए जैसे ही बिल चला जाएगा अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में, वैसे ही मैं मेरी अकाउंट्स में एंट्री कर दूंगी कि ये असेट मैं खरीद चुकी, मेरे पास आ चुकी। रजिस्टरिंग और एडिंग एन असेट, जब भी असेट्स के बारे में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो अपन क्या क्या लिखेंगे, कब खरीदा, उसके कब से सर्विस में ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, कौन सी तरीके का असेट है, कितनी क्या कॉस्ट आएगी, कितना क्या उससे मेरे को डेप्रिसिएशन लगेगा। एडजस्टिंग द असेट्स, कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं कि अपन ने उसको इम्प्रूव कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया, जिससे उसकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गई, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको डेप्रिसिएशन कम हो गया तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देन ट्रांसफरिंग द असेट्स, जब भी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर की जा रही है या कोई बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे हर चीज चेंज हो जाती है, उसका इम्पैक्ट, उसका डेप्रिसिएशन, सब चीजें चेंज होती है, तो उन चीजों को अपन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। देन नेक्स्ट है डेप्रिसिएटिंग द असेट्स, कि कई डेप्रिसिएशन मतलब उसकी डिक्लाइन हो रही है, इकोनॉमिक और फिजिकल लाइफ दोनों में कम हो रही है, पर कई बार असेट में एप्रिसिएशन हो जाता है क्योंकि उसको रीवैल्यूएट कर दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया। देन डिस्पोजिंग द असेट, जब वो काम की नहीं है तो उसको बाइंड ऑफ करना, खत्म करना, रिपेयर भी नहीं कर सकते उसको तो सेल कर दो। तो बुक वैल्यू और रियलाइज वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही आपके लिए प्रॉफिट या गेन के जैसे साबित, वो वही आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है या आपके लिए लॉस हो सकता है, उतना प्रॉफिट या उतना लॉस हो जाएगा। Then risk and controls, risk and controls, risk and control according to the master, master से related क्या risk हो सकते हैं, क्या control हो सकते हैं। master से related risk and master से related control fixed assets में, ठीक है। क्या रिस्क हो सकते हैं कि इनवैलिड चेंजेस कर दिए, असेट्स को जब अपन रजिस्टर कर रहे थे, रजिस्टर मतलब कंप्यूटर में उसकी एंट्री कर रहे थे, तब उस टाइम पे आपने गलत चेंजेस कर दिए, इनवैलिड चेंजेस कर दिए, तो रिस्क आ सकता है। तो आप क्या कंट्रोल लगाओगे कि सिर्फ और सिर्फ वैलिड चेंजेस होने चाहिए, जब भी आप रजिस्टर कर रहे हो, जब भी उसकी एंट्री कर रहे हो, तो सिर्फ वैलिड चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस जो हैं वो इनएक्यूरेट हैं, इनएक्यूरेट सही चेंजेस नहीं हैं, तो कंट्रोल क्या होगा कि चेंजेस आपके सारे के सारे एक्यूरेट होने चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन क्या रिस्क और क्या कंट्रोल हो सकते हैं। जो आप फिक्स एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो उसको आपने एक्यूरेटली स्टोर नहीं किया कि क्या एक्वायर किया आपने, तो जब भी एक्वायर करोगे तो उसको एक्यूरेटली नोट डाउन करोगे, एक्यूरेटली लिखोगे अपनी अकाउंट्स के अंदर कि क्या आपने खरीदा है। फिक्स एसेट्स का जो आपने खरीदा है, एक तो गलत उसको रिकॉर्ड कर दिया, एक रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड, जो फिक्स एसेट्स आपने एक्वायर करी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो कंट्रोल क्या है कि उसका रिकॉर्ड होना जरूरी होता है कि जितना भी फिक्स एसेट्स आप जो भी खरीद रहे हो उसका रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन लास्ट बिजनेस प्रोसेस है आपका, दैट इज लास्ट बिजनेस प्रोसेस है आपका, दैट इज जनरल लेजर। जनरल लेजर, जनरल लेजर क्या होता है, जनरल लेजर मतलब जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल लेजर में ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड, क्यों, ताकि अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी हेल्प से बना सकें, तो अपन फाइनली रिपोर्ट्स उसकी हेल्प से जनरेट कर सकें, इसलिए जनरल लेजर बनाया जाता है। रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, आप बैलेंस शीट बना सकते हो जनरल लेजर की वजह से, P&L अकाउंट बना सकते हो, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस बना सकते हो। कुछ स्टेप्स दिए हैं जनरल लेजर के, जैसे कि एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम में डाला जाता है, फिर रिव्यू किया जाता है ट्रांजैक्शन को, फिर अप्रूव किया जाता है, फिर पोस्ट किया जाता है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट किया जाता है। देन रिस्क एंड कंट्रोल क्या है जनरल लेजर के, आप लोग को जो पढ़ लेना, अकाउंट्स के बंदे हो आप लोग, सीए हो, तो आराम से पढ़ सकते हो क्या क्या रिस्क है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू द मास्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस, नोट्स में लिखे हुए हैं, तो इसके रिस्क एंड कंट्रोल आप लोग खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको।
चलो इतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी का अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।